सो सिंपल पोल आपके। अच्छा, ये F1 to F8, F6 का कोई एग्जाम्पल, F7 का कोई एग्जाम्पल दीजिए पहले तो हमें, बाद में हम इससे बात करें। F7 को एग्जाम्पल दीजिए, F7 का कोई एग्जाम्पल दीजिए। ये सब तो तैयार कर लेना चाहिए ना, इसी से बाकी मालूम चल जाता है। साइन जेड, कॉस जेड, ये किस टाइप का है? अपनी टाइप का है ये। आप समझिए कि हमारे पास तीन तरह के हमने फंक्शन अब तक देखे। एक तो ये लिस्ट F1 to F8, इसे एंटायर, हमारी एंटायर फंक्शन लिस्ट है, जो पूरे C पे एनालिटिक होता जाएगा वो इसमें शामिल होता जाएगा। ठीक है, F1 to F8, पॉलिनोमियल, साइन जेड, कॉस जेड, e to the power z, देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, देयर प्रोडक्ट, एंड फिर उसके बाद 1 अपॉन e to the power या fi z अपॉन e to the power, नीचे e to the power कुछ भी होगा अगर वो अपनी लिस्ट में से है, ये हमेशा होता है। यहां भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ये। और फिर एक e to the power fi या साइन fi और या कॉस fi, और फिर इनको भी यहां इस्तेमाल कर सकते हो, e to the power e sin of e to the power z, यू कैन राइट इन दिस वे, e to the power sin और e to the power z। ये सारे हमारे एंटायर फंक्शन पूरे C पे एनालिटिक है। ठीक है, पूरे C पे एनालिटिक है। उसके बाद इन्हीं की हेल्प से हमने दो फंक्शंस बनाए। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज हो गया था ना, तीनों टाइप बता दिए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन भी आपकी वैसा हो गई है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन शुरू करना है। सो ये इसके बाद हम लोगों ने बनाया HZ, विच इज FIZ ओवर FJZ, और एक बनाया KZ, विच इज e to the power HZ और sin HZ एंड cos HZ। ठीक है, ये अपनी अलग लिस्ट है। ये इसलिए बना ले कि जब भी आप खुद स्टार्ट करते हो कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आपके पास एग्जांपल होना चाहिए ना। चलो ये लेते हैं, वो लेते हैं, बाकी तो एग्जांपल बनेंगे। आपको W इक्वल टू FZ कोई भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सोचना है तो कुछ भी लिखती है, U प्लस I भी बनाना है, U कुछ भी सोच लीजिए, V कुछ भी सोच लीजिए, Z और Z बार मॉड Z इनका इस्तेमाल कीजिए। फंक्शन तो बना ही सकते हो ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने के समय कम से कम ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे खुद फंक्शन बनाने पड़ सकते हैं, सो दैट आई कैन एनालाइज। ये एक फंक्शन है, ये है, ये z+1 कुछ भी, दे ऑल आर फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आप रखेंगे वैल्यू तो मिलेगी ना, लेकिन ये सब हमारी लिस्ट में नहीं है। एक अलग क्लास ये है और एक अलग क्लास ये। ऐसे ये भी बना लिया था आपने, fz इक्वल टू कहीं कुछ fi व्हेन z लेस देन 1, fj व्हेन z ग्रेटर इक्वल टू 1, ऐसे भी। तो यू कैन हैव आइडिया हाउ टू डिफाइन फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक, उसके बाद अब एनालिसिस करके जब से हम क्वेश्चन उठाते हैं तो वो मेरी लिस्ट से है या बाहर है। अगर F1 to F8 तो नो प्रॉब्लम, इफ इट इज ऑफ द फॉर्म H और K देन वी विल ट्राई टू फाइंड सिंगुलरिटीज, और इनके कॉम्बिनेशन बन सकता है वो K ऑफ Z है, तो एक और भी तो आप ऐसे LZ बना सकते हो, तो e to power KZ या sin KZ या cos KZ, आगे बनते चले जाएंगे इस तरह से ना। तो दिक्कतें जो आएंगी वो K की वजह से आएगी। इसको साइन तो दिक्कत करेगा नहीं, cos e to the power दिक्कत करते नहीं है, ये K और K की दिक्कत कहां है? जहां H को है वही समझ में आएगा। जैसे उसने और मान लीजिए MZ बना लिया और यहां पर 1/KZ कर लिया, अब K की जो प्रॉब्लम थी वो तो है ही अभी भी। अब कुछ और K को जहां प्रॉब्लम नहीं है बट वहां अगर वो 0 है तो वो दिक्कत करेगा M के लिए। जैसे 1/ ये साइन 1/Z, ये हमारा 1/KZ है ना, 1/KZ। तो एक तो KZ क्या है? साइन 1/Z। साइन 1/Z को कहां दिक्कत है? 1/Z पे। तो एक तो 0 आ गया, और बाकी ये जहां 0 हो रहा होगा n π so on। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सिंगुलरिटीज फील होनी चाहिए कि यहां सिंगुलरिटी निकाल सकते हैं। वो सेट और इंस्टेंट बन जाता है, इवन इफ दे हैव सेट कि इट व्हेन सी। अब साइन z अपॉन z लिखेगा वो, तो ऑब्वियसली उसको लिखना पड़ेगा z इज नॉट इक्वल टू 0, इतना दे दिया है तो लिखना।
हाँ, z इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन नहीं है, यानी उसे डिफाइन नहीं किया, चाहे तो डिफाइन कर भी दे व्हेन z इक्वल टू 0, तो ये सेगमेंट हो भी सकता है, नहीं भी। जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था 1/e⁻z - 1 व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 2n πi, तो ये डिफाइन नहीं किया था, कर भी सकता था वहां पर 0 व्हेन z इक्वल टू 2n πi, या नहीं भी, तो करे या नहीं करे। जब नहीं किया है तो डायरेक्ट वो सिंगुलरिटीज में आ गए, जब किया है तो उन्हीं पॉइंट पे चेक करना चाहिए आपको, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वैल्यू क्या है। दो चीजें, जिस साइन z अपॉन z को 0 पे डिफाइन नहीं किया है तो सिंगुलरिटीज है, 0 पे उसकी एक सिंगुलरिटी है, लेकिन जब डिफाइन कर दिया है तो हम लिमिट निकाल के चेक कर लें कि जो वैल्यू आई है वही है कुछ और है, वही आ गई दैट मीन इट इज एनालिटिक देयर एट, उस पॉइंट पे एनालिटिक, बाकी जगह दिक्कत थी भी नहीं तो पूरे उस पे एनालिटिक हो गया। अब पहले तो सिंगुलरिटी निकालना आपने सीखा, जो भी साइन z, ये एल के एम एच जो आप बना रहे थे इनकी हेल्प से, फिर इनको क्लासिफाई करते हो आइसो नॉन आइसो में। आइसो सिंगुलरिटी मतलब एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट जिसके अराउंड एक ऐसी डिस्क मिल सकती है जिसमें उसके अलावा कोई और नहीं है, कोई और सिंगुलरिटी नहीं है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मींस आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस, द सेट ऑफ सिंगुलरिटीज। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आपने आइसोलेटेड पॉइंट, लिमिट पॉइंट, अटेंड पॉइंट, एसीपी, डीसीपी सब पढ़ा था आपने, ये सब जो भी उठपटंग था वो था ना आपके दिमाग में, है कि व्हाट इज आइसोलेटेड पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, अडहेरेंट पॉइंट, वो चीज यहां पर भी है। तो जो सिंगुलरिटीज का सेट का मेंबर है वो एक्चुअली है तो सिंगुलरिटी। अब वो आइसो है नॉन आइसो है किससे तय होगा, वो सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अभी आपने देखा ना सिंगलटन 0 यूनियन 1/n π, इस सेट के पास एक लिमिट पॉइंट था कौन, 0, तो 0 क्या बन गया मेरा, नॉन आइसो, और बाकी सारे आइसो। कंफर्म। उसके बाद आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, इनके नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक हो जाता है इस पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि वो आइसोलेटेड है। एक ऐसी डिस्क जरूर मिल जाती है z0 के अराउंड इन विच एक्सेप्ट एट z0 f इज एनालिटिक, तभी तो बोलते हो आइसोलेटेड। अगर मेरा ये 1/z - 1, 2z - 1 और 3z या z - 2, ये मेरा fz है, ये क्या है, f1 to f8 में से कुछ है, ये क्या है, ये इसको नाम क्या दिया गया, ये अपना h है कि नहीं है, कि k है, पक्का ना, ये पॉलिनॉमियल क्वाड्रिनॉमियल रेशो पक्का अपना है। जहां ये 0 हो रहा होगा तो कहां सेट क्या आ गया, s 1, ये 3 पॉइंट। इसके अलावा इसको कहीं दिक्कत है नहीं, इन पॉइंट को रियल लाइन पे विजुलाइज करो, एक ये 1/2, एक ये 1 और एक ये 2। इस डिस्क में, अच्छा ये डिस्क दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, बड़ी सी डिस्क, इस डिस्क में 1 के अलावा कहीं दिक्कत है फंक्शन को, तो 1 को हमने आइसोलेट, हाफ सेंटर है, हाफ के अलावा कहीं दिक्कत नहीं है। इस डिस्क में 1 के अलावा, इस डिस्क में 2 के अलावा, तो डिस्क का साइज बड़ा कर दोगे तो ठीक है, एक पॉइंट और आ जाएगा, लेकिन एक ऐसी डिस्क तो पक्का मिल रही है ना कि उस रेडियस में उससे बड़ी नहीं करें, कि स्मॉलर रेडियस मिल रही है ना जिसमें उसके अलावा कोई सिंगुलरिटी नहीं है, तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये सारी की सारी कैसी हो गई, और ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट नहीं है, तो फाइनाइट सिंगुलरिटी जब भी होंगी, सेट ऑफ सिंगुलरिटीज व्हेनेवर इट इज फाइनाइट, it is they all are isolated one. And now when we say singularity is isolated except at z0 in a some neighborhood of course z0, it is regular everywhere. छोटी सी डिस्क में उस z0 के अलावा इसमें z minus half less than delta, ये ऐसा डेल्टा पक्का मिल जाता कि ना, इसको अगर यहां 0 कर लूं, इसमें तो वो एनालिटिक हो गया, क्योंकि अब z हाफ नहीं है, इसमें क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। तो इसके आसपास तो हर जगह डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही, सब कुछ हो रहा है, तो क्यों ना इस पॉइंट पे थ्रू डिफरेंट सीक्वेंस, डिफरेंट पाथ इन दैट नेबरहुड, लेट्स ट्राई टू अप्रोच सिंगुलरिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। z0 is isolated singularity. In their neighborhood function is properly well defined, regular. So if I take different path in their neighborhood through which z tends to z0, how fz behaves? Everywhere except z0 behavior is well defined because it is regular. The question is, when z tend to z0, how fz react? And this is possible when it is isolated singularity. If it is non-isolated singularity, in every neighborhood there are infinite singularities,
तो वो आपको पाथ में ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा, कैसे कैसे बच के जाए कि सिंगुलरिटी पास ना हो, क्योंकि इफ योर पाथ पास टू सिंगुलरिटी, दो वी आर नॉट एट Z नॉट, स्टिल वी आर नॉट एबल टू एनालाइज FZ. Again, if Z naught is non-isolated singularity, in every neighborhood there are infinite singularities because it is limit point of singularity. So, in their neighborhood also it is difficult to analyze the function. हम Z naught पे जाना चाह रहे हैं और FZ तो जा ही नहीं रहा है, वो पता नहीं कहां घूम रहा है, वो बीच में उसको पोल मिल गए दो चार के इनफाइनाइट मिलेंगे, अगर वो है तो वहीं गड़बड़ कर देगा वो. When it is isolated singularity, we can move towards Z naught and FZ starts moving wherever because in the neighborhood there is no problem. So we try to analyze functions behavior near isolated singularities as their limit. What is the status of limit at Z naught? When limit exists finitely, it is called removable singularity. When limit does not exist finitely, we find through one sequence it tends to infinity. No. If limit does not exist finitely, we proceed further. मतलब ऐसे मालूम चला एक सीक्वेंस से वो इन्फिनिटी चला गया, कोई एक सीक्वेंस है, अब फाइंड एग्जिस्ट तो नहीं कर सकती, अब एग्जिस्ट करेगी तो इनफाइनेटली, नहीं तो नहीं करेगी. दो केस बन गए. एंड देन आई सॉ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट z माइनस z पावर m व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर अ पॉलिनोमियल, देन लिमिट एग्जिस्ट फाइनेटली. इसको कहा गया है पोल. और जब ऑब्जर्व किया गया, नहीं ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी FZ, ये फाइंड एग्जिस्ट कर रही थी. रीजन क्या था कि ऐसे कोई एक सीक्वेंस मिल गई AN जिससे कहां चला गया F, ये तो जा रहा है Z नॉट पे, बट FZN कहां चला गया, ये इनफिनिटी चला गया. या दो सीक्वेंस, इससे कह सकता हूं डज नॉट एग्जिस्ट फाइनेटली, या दो सीक्वेंस मिल गई AN टेंड्स टू Z नॉट एंड BN टेंड्स टू Z नॉट और लिमिट FAN इज नॉट इक्वल टू लिमिट FBN. ये सीक्वेंस टेंशन तो नहीं है ना, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी ये. अगर दो सीक्वेंस ऐसी मिल गई जिनसे ये Z नॉट पे जा रहे हैं दोनों सीक्वेंस, बट FZN FAN एंड FBN डज नॉट हैव सेम लिमिट, यहां से आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, ना तो फाइनेटली ना इनफाइनेटली कुछ. अगर डिफरेंट, और यहां से आ रहा है कि लिमिट पता नहीं लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही फाइनेटली इनफाइनेटली, बट फाइनेटली नहीं कर रही है क्योंकि एक सीक्वेंस से आगे इनफिनिटी. अब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इनफाइनेटली या फिर नहीं करेगी. इन दोनों केस में रिमूवल नहीं है. इन दोनों केस में रिमूवल में क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट फाइनेटली. तो या तो ऐसा कुछ मिल जाए जैसे यहां पर हमने देखा e टू द पावर 1 अपॉन z में, e टू पावर 1 अपॉन z में एक मैंने माइनस 1 अपॉन n लिया और एक 1 अपॉन n लिया, वहीं से मालूम चल गया कि ये दो मिल गई, एक से इन्फिनिटी पे एक से जीरो पे. तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनेटली, और यहां से क्लियर हो गया ना. ऐसी 1 अपॉन z में देख रहा हूं कि when z टेंड टू 0 थ्रू 1 अपॉन n दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी. ये दोनों एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें मैं ये कह पा रहा हूं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनेटली. अभी ये नहीं पता एग्जिस्ट इनफाइनेटली, इसको तो मालूम चल गया इनफाइनेटली भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पर इसमें भी वो भी नहीं पता. गॉट द पॉइंट. लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली रिमूवल सिंगुलरिटी, नहीं तो बाकी दो अभी है पोलर. और फिर हम ये देख रहे हैं कि शायद कोई ऐसा m मिल जाए कि इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने पे, ये डिग्री m का पॉलिनोमियल इस तरह का, इससे मल्टीप्लाई करने पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली एंड नॉन जीरो, फाइनाइटली एंड नॉन जीरो. अगर ऐसा हो जाएगा तो हम इस Z नॉट पे बोलेंगे f के पास पोल है इस ऑर्डर का, m ऑर्डर का, और m अगर मेरा 1 है तो इसे सिंपल पोल बोलते हैं. डेफिनेशन, इफ m इज 1 इट इज कॉल्ड सिंपल पोल. क्लियर. बट ये ढूंढना कि ऐसा m मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी अपने आप में प्रॉब्लम थी. इन दोनों एग्जाम्पल में ऐसे कैसे कह रहे हैं कि यहां पे कोई ऐसा m नहीं मिलेगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट फाइनेटली. या साइन 1/z लिखा हमने, साइन 1/z देखा, इसमें भी दो सीक्वेंस अलग अलग जा रही है, हम रियल में देख के आए, तो इसमें भी दो सीक्वेंस अलग जा, तो इस दोनों की लिमिट ना तो फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है ना इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो रिमूवल तो नहीं है. अब पोल और एसेंशियल वाली बात है, और एसेंशियल पोल में हमें ये m ढूंढना पड़ता कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और क्या हो, नॉन जीरो. तो यहां पर p इंप्लाइज q से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जैसे नहीं आपने कि इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू. अगर मिल जाए तो ऐसे होता है ना, आप मान लेते हो ये आइगन वैल्यू है और फिर ये सॉल्व करते हो. आप पूरे रियल ढूंढते हो क्या, एक एक करके चेक करते हैं कौन कौन सा है जो कर देगा वो आइगन वैल्यू. नो, आप मान लेते हो और फिर यहां से इस इक्वेशन पे पहुंच जाते हो और फिर कहते हो इसके पास नॉन जीरो एक्स तभी मिलेगा जब ये डिटरमिनेंट जीरो होगी, और फिर इसको सॉल्व करते हो. दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिग्री n इफ a इज n क्रॉस n एंड देन दे आर द ओनली पॉसिबल
अब नॉट के ऊपर अगर जो इसको जीरो नहीं करा वो आगे वैल्यू नहीं बनेगा। ऐसे ही यहां पर मान लेते हैं कि ये पोल है, इन दैट केस देयर हैज टू बी सम m फॉर विच दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो। फिर मैंने देखा कि इससे एक आइडिया मिला कि अगर किसी भी एक सीक्वेंस से जो z0 पे जा रही है f z n अगर किसी फाइनाइट नंबर पे चला गया तो फिर ये l जीरो हो जाएगा। इफ थ्रू दिस एनी सीक्वेंस n this tends to finite number, then through that sequence zn this tend to 0, this tend to t, product tend to what? 0, and then l will be 0 through that sequence. But when this limit exists along every sequence, every path, it has to be l only. जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो along every sequence, every path, it has to be l only. But in this, along this sequence, it has to be what? 0. So ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां से P implies Q आया कि अगर पोल है तो जब जब Zn Z0 पे जाएगा f Zn कहां जाएगा? इन्फिनिटी पे। तो इन दोनों केस में या e टू द पावर z है या sin 1/z है, इन दोनों केस में पक्का दे आर नॉट पोल। ये कंफर्म हो गया था कि दे आर नॉट रिमूवेबल बट दे आर नॉट पोल एज वेल, क्योंकि इसमें दो सीक्वेंस, एक कहां जा रहा है, एक से 0 पे एक से इन्फिनिटी पे, इससे भी एक बार 0 पे एक बार 1 पे। Mean if it is moving towards to different point, that means limit does not exist or not removable, but इस बीच में एक सीक्वेंस वो भी मिल रही है जहां से वो कहां जा रहा है? फाइनाइट नंबर पे। जैसे ये 0 पे जा रहा था एक जगह से, ये भी ऐसे ही, तो ये पोल नहीं है। तो नाइदर रिमूवेबल नॉट पोल कॉल्ड एसेंशियल। ठीक है, इसमें z से मल्टीप्लाई करो, लिमिट 1 आ गई। ठीक है, एक बार भी ऐसा हो गया तो पक्का पोल हो गया रैंडमली। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि एक m के लिए मिल गया ना कि लिमिट एग्जिस्ट नॉन जीरो एंड फाइनाइटली एंड नॉन जीरो, तो फिर वो m यूनिक हो जाएगा, क्योंकि उससे बड़े m पे लिमिट 0 हो जाएगी और उससे छोटे m पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो जो m 1 हो जाता है उसे हम सिंपल पोल बोलेंगे, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ पोल। पॉलिनोमियल्स जो हमारे f1 टू f8 है ना, इनके पास जो भी सिंगुलरिटीज होती हैं वो पॉसिबली इनफिनिटी पे हो सकती है और कहीं नहीं। ये एंटायर फंक्शन है। इन्फिनिटी पे हमने चर्चा की है, सिंगुलरिटी एंड इन्फिनिटी, वो रह गया था आपका, वहीं से स्टार्ट। तो इन पे अगर होगी तो इन्फिनिटी पे होगी, नहीं तो नहीं होती है 1। जो h और k है, h के पास सिंगुलरिटी वहां होती है जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता है, प्रोवाइडेड उन पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन करके और लिमिट कहीं एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे साइन z अपॉन z मेरा h है, लेकिन h इसको 0 पे डिफाइन कर दे 1 तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। साइन z माइनस z अपॉन z क्यूब है, इसको 0 पे डिफाइन कर दो -1 अपॉन 6, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू भी वही है, सिंगुलरिटी खत्म हो जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहां पर पोल होगा हमेशा। h में या तो रिमूवल होते हैं या पोल होते हैं, और इनका जो ऑर्डर होता है ना, जैसे f सिंपल, अगर h z इक्वल टू f i z अपॉन f j z, कुछ तो रूल खुद भी बना सकते हो ऐसे ना, कि इफ f j alpha is 0 and f j alpha dash alpha is non-zero। ठीक है, अब ये या तो होगा सिंपल पोल होगा, नहीं तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इफ एंड f I alpha is non-zero implies h has simple पोल एट z इक्वल टू अल्फा। अगर ये भी 0 हो गया तो फिर ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी, अनलेस डिफाइन नहीं किया गया। डिफाइन कर देंगे, लिमिट वही आ रही, जो लिमिट है वही डिफाइन कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो हट जाएगी सिंगुलरिटी। बट ये जो डिनोमिनेटर के जीरोस हैं, इनका हम लोग आगे इसका एक फार्मूला और बना लेंगे सिंपल, क्योंकि वहां हमारे पास एक्सपेंशन होगा, लिखने के तरीके ज्यादा होंगे। बताने को हम सीधे बोल सकते हैं आपको कि एफ आई जेड ओवर एफ जे जेड, जिस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है उस पॉइंट ऊपर वाले को चेक करो। 0 के ऑर्डर समझ में आते हैं। ऑर्डर अगर इसका ऑर्डर इससे ज्यादा है या इक्वल भी है तो आइदर रिमूवेबल सिंगुलरिटी और रेगुलर, प्रोवाइड उस पॉइंट में डिफाइन किया कि नहीं किया, लिमिट जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो ये मेरा एच जेड है, ठीक है। इफ एफ आई एल्फा इज 0 ऑफ ऑर्डर एम एंड एफ जे एल्फा इज 0 ऑफ ऑर्डर एन, इफ m is greater equal to n, इसका इससे बड़ा होना, then limit z tends to alpha h z exist।
सिंपल सिंगुलरिटी इसके आगे। और दूसरा इफ एंड इफ n इज लेस देन m, एक रिजल्ट दूसरा रिजल्ट, ठीक है। n less than m, then H has pole of order n minus m at z equal to alpha। ये देखना होता है आपको, सिंपल। अगर ये अपनी लिस्ट में से है तो अपनी लिस्ट में से ये आप एक्सप्रेशन करेंगे, जब तेरा एक्सप्रेशन तो वहां प्रूफ भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, m ग्रेटर इक्वल टू ऊपर वाला m है, अगर ये इससे ग्रेटर इक्वल टू है ओह। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. इसमें हाँ, तो अब अगर मेरा n, अच्छा ये साइन बदल गया था, हाँ ठीक है, मतलब m लेस देन n करते हैं तो उसी ऑर्डर में लिखना था, तो m लेस देन n, m ग्रेटर इक्वल टू n और m लेस, तो ये इस ऑर्डर का जीरो पोल। तो h में होंगी या तो रिमूवल और या पोल। तो एक तो ये फंडामेंटल एनएससी नाम पे सारी चीजें ना, कॉम्प्लेक्स में हर चीज अपने आप में क्लियर रिजल्ट बनती है, प्रूफ भी होती है। वो ऑर्डरिंग अपने टाइम पे आता है, बट जब सिंगुलरिटी आज सीख रहे हैं, ठीक है, और हम लोग फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं पढ़ रहे हैं, तो टर्म्स आर नोन टू अस एटलीस्ट, ठीक है। तो इसमें सिंगुलरिटी, अब ये सिंपल पोल कब होगा, जब n माइनस m 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये उस ऑर्डर का पोल रहेगा। ऑर्डर 1 का पोल नहीं कहते, सिंपल पोल बोलते हैं उसको, ठीक है। अब जीरोस देखना और उनके ऑर्डर देखना, दैट इज क्वेश्चन, जीरोस एंड देयर ऑर्डर। अब आप ऑर्डर कैसे तय होता है, उस पॉइंट पे जीरो हो, डिफरेंशिएट कर दो, अब रख के देख लो, करते जाइए। अगर लगातार जीरो होता चला जा रहा है, तो जब फर्स्ट नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव आएगा वो तय करेगा ऑर्डर। जैसे z माइनस साइन z का जीरो पे किस ऑर्डर का जीरो है, z माइनस साइन z, अच्छा z माइनस साइन z इंटू 1 माइनस कॉस z, ये मेरा fz है, मान लीजिए fj है कहीं, z माइनस साइन z और 1 माइनस कॉस z। पहले इसको देखो, इसको भूल जाओ, इसको, इसका किस ऑर्डर जीरो है, ये फाइ 1 और ये फाइ 2। फाइ 1 जीरो है, जीरो पे डिफरेंशिएट करो, वो भी जीरो है, फिर करो, वो भी जीरो है, इसी इसको भूल जाओ। फर्स्ट डायरेक्ट ये फाइ 1 है और ये फाइ 2, फाइ 1 डैश जीरो जीरो, फाइ 2 डैश जीरो जीरो, फाइ 1 क्या है 1 माइनस कॉस z, वो भी जीरो जीरो हो रहा है, फिर डिफरेंट किया तो आया साइन z, वो भी जीरो हो रहा है, और फाइ 3 डैश जीरो, ये नॉन जीरो, जीरो पे फाइ 1 भी जीरो हुआ, ये जीरो तो बन गया, डैश ये भी हुआ, ये भी हुआ, किस ऑर्डर का है, क्योंकि थर्ड नॉन वैनिशिंग है, इसके पास थर्ड ऑर्डर का है, इस तरह इसके पास सेकंड ऑर्डर का है, तो f के पास फिफ्थ ऑर्डर, सिंपल ऐड कर दो उनको, आपके इसका ऑर्डर जीरो निकालना है। किसी भी फंक्शन का अगर आपको जीरो का ऑर्डर निकालना है, एक तो उस पॉइंट पर जीरो हो रहा होगा तभी तो जीरो है उसका, अब डिफरेंशिएट करना शुरू करो, जब तक जीरो आता जा रहा करते जाइए, जैसे ही नॉन जीरो आया वही रुक जाइए, और देखिए कौन सा वाला डेरिवेटिव नॉन जीरो आया, जो डेरिवेटिव नॉन जीरो आया वही उसका ऑर्डर बन जाएगा, वही n और m तो चाहिए आपको ना, ये n और m चाहिए आपको। तो अब इसके पास किस ऑर्डर जीरो है, 3 का है कि नहीं है, और इसके पास 2 का, प्रोडक्ट के पास जो आएगा ना उनका सम हो जाता है, वो सीधे सीधे सम हो जाएगा। तो f के पास जीरो का ऑर्डर क्या है 5, तो अगर ऊपर हम साइन z अपॉन एफ जे जेड लिखें तो ये वाला एफ जे, तो ये हमारा h बन गया कि नहीं बन गया, ये हमारा f1 f उसी लिस्ट में से है, ये हमारी लिस्ट में से f1 to f8 ये बन गया। तो जीरो पे सिंगुलरिटी किस ऑर्डर क्या है, जीरो पे इसमें, इस केस में m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 5, पोल ऑफ ऑर्डर 4। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया। एफ आई अल्फा क्या है साइन जेड, एफ जे अल्फा क्या है वो वाला,
ये मैंने एफ जे ले लिया, ये प्रोडक्ट पूरा, और जीरो पे चेक कर रहा हूं, तो एफ क्या फॉर्मूला है, जिस पॉइंट पे दोनों जीरो हो रहे, ऊपर वाला हो रहा है नहीं भी हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वही ऑर्डर, एम कैन बी जीरो एज वेल, दिस एम कैन बी जीरो एज वेल। इसमें उस ढंग से देख लेंगे, जीरो भी शामिल कर सकते, जीरो होना मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन जीरो नहीं है। अब ये F1 जीरो जीरो, एफ डैश जीरो नहीं है, तो इस पे 1 ऑर्डर का है और इस पे किस ऑर्डर का है जीरो पे पोल, यहां ऑर्डर 3 का है और यहां ऑर्डर 2 का है, तो सम क्या हो गया 5 ऑर्डर का है, तो इसके पास जीरो पे पोल आ गया ऑर्डर 4 का, n माइनस m ऑर्डर का पोल। अगर मैं यही मान लीजिए +1 कर देता तो ऊपर किस ऑर्डर का जीरो हो गया, जीरो ऑर्डर का, मतलब 1 नहीं आ रहा जीरो ऊपर, तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 ऑर्डर का पोल हो गया। अब मैं ऐसे कर देता साइन z स्क्वायर, तो इसके पास ऑर्डर 2 का आ गया, डिफरेंस जीरो पे जीरो हो रहा है, डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा cos z स्क्वायर इंटू 2z, अभी भी जीरो हो गया, इंटू 2 साइन z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2z इंटू cos z, जीरो पे ये अभी भी जीरो हो रहा है। अब नेक्स्ट करोगे तो ये 2z साइन z प्लस 2 cos z, ये जीरो नहीं हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, सम जीरो नहीं हुआ, तो किस ऑर्डर का जीरो है इसके पास, ऑर्डर 2 का, इसके पास किसका है ऑर्डर 5 का, तो जीरो इज पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो जो हमारे h है ना उनमें सिर्फ और सिर्फ पोल ही हो सकता था, और अगर रिमूवल नहीं है तो यही मैं एफ जे जेड अपॉन जेड स्क्वायर कर दूं, यही मेरा एफ जे है। बताइए जीरो पे करेक्टर कैसा है, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, एंड व्हाट इज लिमिट, जीरो, लिमिट एग्जिस्ट इट इज जीरो, क्योंकि ऊपर फैक्टर ज्यादा है, जेड टेन टू जीरो पे उसको जीरो कर ही देंगे, है ना। इक्वल होने पे लिमिट नॉन जीरो एग्जिस्ट करती है, और अनइक्वल होने पे जब ये इक्वल हो जाएगा ना तो लिमिट नॉन जीरो एग्जिस्ट करती है, और ग्रेटर देन रहेगा स्ट्रिक्टली तो लिमिट हमेशा जीरो ही आएगी, एक फैक्टर बचा रहता है ऊपर, जितने फैक्टर उसको जीरो कर देंगे। सो दिस इज व्हाट सिंपल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप सिंपल, आपने क्या फंक्शन पता है मुझे F1 to F8 मेरी लिस्ट है, एंड देन आई कैन आइडेंटिफाई एंड फाइंड जीरो। जीरो ढूंढने का वही तरीका जो रियल में ढूंढते थे हम लोग, कोई इसमें वो नया नहीं है। एफ जेड ये अपनी लिस्ट में से है, ये है एफ जेड, इसके जीरोस कहां होंगे, सिंगुलरिटी कहां होगी, जहां ये जीरो हो रहा होगा, ये इसी फॉर्मेट में आ गया। क्या रूल है, जीरो पे कोई पॉइंट देखा जहां पर ये दोनों जीरो हो, नीचे वाला जीरो हो रहा है, निकालते तो नीचे वाले के जीरो के हैं, बट ऊपर वाले पे चेक भी जरूर करते हैं। तो ये जीरो कहां हो रहा है, जीरो पे, किस ऑर्डर का है, नीचे जेड स्क्वायर किस ऑर्डर का जीरो है, 4 किसका आ रहा है, हाइट है, जेड स्क्वायर का जीरो किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। इस पे फोकस करो, तो 4-5 चीजें एक साथ करोगे तो ये हो गई होगा ना। ये एक पॉलिनॉमियल है जेड स्क्वायर, इसका जीरो का ऑर्डर क्या है 2, n इक्वल टू 2 मिल गया, ऊपर वाला का क्या है उसी पे n इक्वल टू 5, मेरा क्या वाला फॉर्मूला ये आ गया, m इज ग्रेटर इक्वल टू n, तो क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं। आप सिंपल जीरो निकालो और इंडिपेंडेंटली सोचो ना, और जीरो रख के चेक कर लिया, फिर डिफरेंशिएट कर लिया, रूल वही आपके डेरिवेटिव वाले आ रहे हैं जो रियल में काम करते थे, तो फिर क्या बन जाएगा, ठीक है। देख, दिस अपॉन e टू द पावर z माइनस 1 टू द पावर n पावर 5, ठीक है। अलग अलग पहले इसको देखना है, ऊपर नहीं देखना है, पहले इसको, ये जहां जीरो हो रहा है उससे हम ऊपर वाले पे जाए। सबसे पहले इस पे देखा, जीरो पे किस पॉइंट पे चेक करना है, तो ये समझ में आना चाहिए, जीरो पे ये जीरो हो रहा है, अब चांस बन गया सिंगुलरिटी बनने का। अब इसके बाद उसको ऊपर भी रखेंगे, तो जीरो पे यहां जीरो बन गया, तो पहले तो ये ऑर्डर निकाल लिया, जीरो दिस इंटू दिस 5 टाइम। अच्छा, ये जो मेरा है e पावर z माइनस 1, ये जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो, डिफरेंशिएट करो, वो तो जीरो नहीं हो रहा, तो किस ऑर्डर का है जीरो, 1 का, और इसी फंक्शन को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रखा है, जैसे इसमें ये 2 टाइम किया था, आपने ऐड कर दिया था, तो क्या हो गया, ऑर्डर 5 का जीरो आ गया, और ऊपर इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट।
अब नीचे वाले का एक ज्यादा हो गया, सिंपल पोल है ना। तो e⁻z-1, ऊपर वाला कभी 0 होगा ही नहीं, तो नीचे वाले जहां जो पॉइंट हैं वो सारे क्या बन जाएंगे। ये कहां 0 हो रहा है, एक तो 0 पे और भी हो रहा है ना 2n πi पे, उन पॉइंट पे ये 0 हो रहा है। और डेरिवेटिव क्या है मेरा, इसका डेरिवेटिव क्या है नीचे वाले का e, और ये कहीं 0 होता नहीं है। ये जहां जहां 0 हो रहा होगा वो ऑर्डर 1 का ही होगा, और ऊपर उन पॉइंट पे 0 हो नहीं रहा है। तो n = 1, m = 0, किस ऑर्डर के हो गए, n-m यानी ऑर्डर 1 के, यानी सिंपल। तो इसके पास जहां भी सिंगुलरिटी वो सारे क्या है, सिंपल पोल हैं। अब ऑर्डर 2 के पोल हो गए, अब ऑर्डर k के पोल हो गए। इसके पास इन दिस फंक्शन z = 2n πi आर पोल ऑफ ऑर्डर k is 1 सिंपल पोल। सो सिंपल नहीं, सिंगुलरिटीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। सीरियसली ना, आप 8th क्लास के बच्चे को 8th क्लास 9th क्लास के बच्चे से, 9th में तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है तब भूल सकता है, 7th 8th के बच्चे से उम्मीद नहीं करते। 9th के बच्चे को माफी मिल जाती है, 10th के बच्चे को। 7th 8th के बच्चे से कहिए कि जिस ओके स्टार्ट टेबल 7 8 9 10 11 की टेबल से 11 × 2। अच्छा, आप उसको मारोगे पकड़ के, सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा उसका आपके सामने। अच्छा, 9 10 का बच्चा उसको टेबल याद नहीं है। 7th 8th के बच्चे, 9th में थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा आ जाता है तो टेबल वहां से भूलना शुरू करता है बच्चा। 9th से टेबल भूलना शुरू होती है हम लोगों को, सबको नहीं। 7th 8th तक तो उसको बहुत जरूरत पड़ती है, कभी भी पूछ बैठता, क्लास में भी टीचर पूछ देता है। उसके बाद ये सब, उसके बाद तो वो फैक्टर और ट्रिग्नोमेट्री और ये ऊट पटांग, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये सब गुणा भाग करना पड़ता है। और उस क्लास के बच्चों का ये नहीं आ रहा है तो उसका पेपर बहुत खराब, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं माना जाएगा। अच्छे की तो बात ही नहीं है, एवरेज भी नहीं माना जाएगा, वो इतना इंप्रेशन खराब हो जाता है। यही मामला आप मास्टर लेवल के स्टूडेंट अगर हैं, अपना कंप्यूटर आपके टॉपिक में है, हम सीधे वही कनेक्ट कर रहे हैं। इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन सिंगुलरिटीज, फाइंडिंग सिंगुलरिटीज एंड दैट टू सिंपल इन फंक्शंस ऑफ दिस लिस्ट, इन्हीं से जो बनने वाले हैं, तो मामला मुश्किल है। आपको एक तो चीज समझ में आ रही है ना कि जीरोस ढूंढना एक आसान काम हो सकता है अगर मुझे फंक्शन का आइडिया हो तो। साइन जेड कहां 0 होता है, कॉस जेड कहां 0 होता है, ये हम जान सकते हैं। या e⁻z कहां 1 होता है या कहां अल्फा होता है। जैसे डिफाइन zn या अल्फा n हो गया डिफाइन। 2n πi प्लस log mod z नॉट प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट z नॉट। दिस इज सीक्वेंस, दिस इज नंबर इन कॉम्प्लेक्स। ये अल्फा इन कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, और ये एक साथ रख लोगे तो ये भी 2n π प्लस आर्ग्यूमेंट z, ये नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बताइए e⁻n क्या आएगा, तो e⁻2n πi इंटू e⁻log z नॉट, ऐसे कर सकते हैं, इंटू। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. ठीक है, ये 1, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, z नॉट को r e⁻i थीटा, व्हाट इज थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z नॉट, ऐसे लिखा नहीं जाता है।
तो कुछ अगर फंक्शंस के इस तरह से साइन जेड कहां जीरो होता है, कॉस जेड कहां जीरो होता है, e पावर जेड की वैल्यूज कैसे मिलती हैं, फंडामेंटल फंक्शंस हैं और ये हमेशा घूम घूम के आएंगे। अब इस समय कुछ और, सर कोई और आ जाए तो छोड़ दो, मतलब क्यों? अगर ये तैयार नहीं है और उस सोच में परेशान हो, हम इंडियन, हम लोग की साइकोलॉजी ऐसी है, वो जो बरामदे में टॉवेल अब कब सूखेगी, कितनी बार नहाते हो भाई, नहीं सूखेगी नहीं सूखेगी, मतलब बारिश आ, अजीब सी टेंशन लेके बैठ जाते हैं हम लोग। अब तो सर्दी आ रही है, अब तो वैसे भी ऐसे नहाते हैं, आया तो नहीं तो ऐसे करके अब तो वैसे भी टेंशन नहीं है। अब सोच के देखो ना हम लोग कितने, उसके बाद एक तो ये भी है और वो भी है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है हम लोगों के बीच में, वहां भी परेशान है यहां भी परेशान है, ठीक है, जबकि खुश होना चाहिए, बहाना मिल गया टॉवेल गीली है नहीं नहाना, ठीक है, वो भी परेशान है और ये भी परेशान है, नहाना भी पड़ेगा। यहां पर भी एक बेस बना लीजिए कि ये फंक्शन है, इसके बारे में सब कुछ पता है। जैसे अगर आप ये कहें आपसे कि 1/e⁻z - z0, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, आर्बिट्री पॉइंट, हाउ मेनी सिंगुलरिटीज एंड वेयर दे आर। अब ये पता है ये जब जब इसके इक्वल होगा जीरो जाएगा, और ये कब कब इसके इक्वल हो सकता है, अभी देख ले कितने सारे पॉइंट हैं, ये सारे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जहां पर ये अल्फा n क्या हो रहा होगा इसके इक्वल। कितनी, हाउ मेनी सिंगुलरिटीज, इनफाइनाइट, एंड व्हाट दे आर। इसको डिफाइन करो, अगर इसको डिफाइन नीचे वाले डिफाइन किया हमने तो क्या बचा, e पावर z, ये कभी जीरो होता नहीं है, तो जहां भी ये जीरो हो रहा होगा वहीं हो रहा होगा, डेरिवेटिव इज नोवेयर जीरो, डेरिवेटिव इज नोवेयर जीरो, सो ऑल द जीरोस आर सिंपल जीरोस, ऑर्डर 1, सो द पोल शुड बी सिंपल। और आएंगे पोल, ये अपनी लिस्ट का फंक्शन है कि नहीं है, अगर ये यहां पे कहते हैं 1 + i, तो ये क्या बन गया मेरा अल्फा n, ये तो लॉग, ये हो गया √2 और ये हो गया π/4, ये और सुंदर 1/2 log 2, और सुंदर 1/2 log 2 + 2n π + π/4 i। ये एक सीक्वेंस है अल्फा n, एक सेट ऑफ नंबर्स है, ये सेट ऑफ नंबर्स है। ये कहा, ये इन पे वैल्यू क्या है, इन पे fl, ये इफ gz = e⁻z - 1 + i gz, then g of alpha n is what, 0। फिर इन पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 + i आ रही है, और -1 + i 0 हो गया। सो एंड g' क्या हो गया, e⁻z, एंड g' n इज नॉन जीरो। So they all are, these are simple zeros of order 1 here. So 1/gz के लिए सारे क्या हो जाएंगे, सिंपल पोल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी से आप सोच सकते हो ऐसे कि वो ये एक phi z = 1/e⁻1/z -1 प्लस आयोटा, ये बना लिया उसने। So what are the singularities, इसका रेशियो कर लीजिए, reciprocal this, at these points you put here, it will be 1 + iota and 0, so they all are 1/this। इनका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इस सारी सीक्वेंस कहां जा रही हैं, अब tn बना लीजिए 1/α_n, then tn are the singularities of this or not। when 1/z = this, z = 1/this, then this will be 0। नहीं हम tn बनाए, 0 स्पिन डाल रहे अभी हम, 0 तो वैसे बाहर हो गया, 0 सिंगुलरिटी आई गया ना, यूनियन दिस पॉइंट। व्हाट आई एम सेइंग, इफ alpha n is this, tn is this, they t1 t2 they all are singularities, but they form a sequence as well। what is limit of the sequence, 0। 0 is limit point of this sequence as well, that means 0 is limit point of this set, 0 is limit point of singularities, so it has to be non-isolated essential singularity। non-isolated is always essential, लिखवा दिया था ये। अच्छा लास्ट का मुझे दिखा दो, लेट्स गो फॉर सिंगुलरिटीज एट इन्फिनिटी, मुझे दिखा दो।
एस प्राइम एस माइनस आइसो नॉन आइसो पोल रिमूवल एसेंशियल सिंगुलरिटी इज सेड टू बी एसेंशियल इफ इट इज नाइदर रिमूवल नॉट पोल। ठीक है, अच्छा सबके कैरेक्टर देख लिए थे हम लोगों ने ना। CW थ्योरम भी समझ में आ गई थी। व्हाट इज CW थ्योरम समझ में, स्टेटमेंट दे दिया, इतना बड़ा नाम है, चूंकि अभी प्रूफ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अब तक एक्सपेंशन नहीं होगा, प्रूफ करने का मतलब भी नहीं है और होगा भी नहीं यहां पर। बट दैट प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट एज सिंगुलरिटीज आर कंसर्न की रिमूवल सिंगुलरिटी पोल और एसेंशियल के नेबरहुड में फंक्शन का कैरेक्टर कैसा होता है, एक इंपॉर्टेंट था। तो रिमूवल के नेबरहुड में बाउंडेड और पोल और एसेंशियल के नेबरहुड में अनबाउंडेड। बट एसेंशियल कैसी होनी चाहिए, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। ठीक है, जो तीनों क्लास हमने किसके लिए किया है, आइसो के लिए किया है। आप ऊपर ही देखिए ना, रिमूवल पोल एसेंशियल। अब नोट लगाइए, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज यहां स्टार्ट करते हैं, इसके बाद फिर इन्फिनिटी पे। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज ऑफ एनी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज ऑफ एनी नॉन MVF मल्टी वैल्यूड फंक्शन, नॉन MVF आर क्लब अंडर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज ऑफ एनी नॉन MVF। हम अभी आपको MVF नहीं बताया, बस लिख लीजिए, नॉन MVF मतलब नॉन मल्टी वैल्यूड। आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ MVF मल्टी वैल्यूड फंक्शन की लिस्ट दे देते हैं, इसमें से नहीं है अगर वो तो क्या लिख रहे थे भुला देते हो, अब इतनी मुश्किल से अंग्रेजी बनाते हैं हम सच में। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज ऑफ एनी नॉन MVF आर क्लब्ड अंडर एसेंशियल सिंगुलरिटी। ये जो अपने लिस्ट से आ रहे हैं इनमें से जो नॉन आइसोलेटेड है वो एसेंशियल है। तो एसेंशियल दोनों तरह की हो सकती है, आइसो भी और नॉन आइसो भी। लेकिन पोल और रिमूवल हमेशा आइसो ही होते हैं। रिमूवल सिंगुलरिटीज एंड पोल्स आर ऑलवेज आइसोलेट सिंगुलरिटीज, वेयरएज एसेंशियल कैन बी आइसोलेटेड एज वेल एज नॉन आइसोलेटेड। जो भी जस्ट एक क्वेश्चन गेट का था, ये इसमें ये पूछा गया था कि एफजेड इक्वल टू cos 1 upon sin 1 by z and then at z equal to 0। देखो सिंगुलरिटी तो बहुत सारी इसकी, अगर पूरी सिंगुलरिटी पूछेगा आपसे तो आप वो सेट आपको पता है कौन सा सेट आएगा, है ना। क्या आएगा, सेट S 0 यूनियन 1 upon n pi, n belongs to z minus 0, है ना। अब at z equal to 0 f has a pole, B essential, C isolated और D non isolated। एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल भी तो है ना, अभी तो लिखा आपने, तुरंत लिखा, तुरंत भूल गए। जो नॉन आइसो होती है वो एसेंशियल होती है। एसेंशियल तो एसेंशियल होती है, ठीक है। जो नॉन आइसोलेट होती है वो पोल रिमूवल हो नहीं सकती ना। रिमूवल और पोल को तो आपने उसमें आइसोलेट में क्लासिफाई किया है, और डेफिनेशन थर्ड डेफिनेशन देखिए ना, वहां पर क्या लिख दिया, विच इज नाइदर रिमूवल नॉट पोल इज एसेंशियल। तो नॉन आइसोलेट इज ऑल्सो नाइदर रिमूवल नॉट पोल, सो इट हैज टू बी एसेंशियल। तो ये दोनों करेक्ट है इसमें। और मैथ्स में बेटर ऑप्शन नहीं होता। आप एक सिलेक्ट करते हो ना तो दूसरा रिजेक्ट करते हो। जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो नॉन आइसो, तो आप ये रिजेक्ट भी तो कर रहे हो, यानी ये इसमें नॉन, यानी ये कुछ और भी हो सकता था, ये नहीं है, ऐसा ही तो ऑप्शन हुआ ना। हाँ, ये अलग बात है, गेट में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन था। कुछ भी मार्क्स तो बाकी सबको देंगे ना, वो मार्क्स सबको ही देंगे वो, ठीक है। एमटीए किया था उन्होंने इस क्वेश्चन को भी, मार्क्स टू ऑल कर दिया था, तो नहीं भी करते तो भी देते हो मार्क्स तो। हाँ, ऑप्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं हमेशा। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। बट ये क्वेश्चन है ना सामने, अगर इसके अलावा ये तो सामने सामने क्वेश्चन, इसमें वो आइसोलेटेड है, ये तो आप जान रहे हो ना, नॉन आइसोलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन क्यों नहीं है? हम पहले सिंगुलरिटी निकालते हैं, पहले ये निकालेंगे, यही से मुझे मालूम चल गया कि ये आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड। करेक्ट तो बाद में देखते हैं दोनों अलग चीजें हैं कि नहीं है। हमने कुछ फंक्शन देखा, सिंगुलरिटी निकाली, देखा ये लिमिट पॉइंट है, खत्म, वो नॉन आइसोलेटेड, हम आगे गई नहीं। दोनों ही ऑप्शन डालने पड़ेंगे आपको। क्या वो उनकी हेडेक है, आपकी थोड़ी है, वो दोनों को मार्क्स देंगे इस क्वेश्चन में। क्यों वो तो दोनों मार्क्स देना पड़ेगा उनको। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फ्लेवर समझिए। व्हेन यू सिलेक्ट वन और टू ऑप्शंस, यू रिजेक्ट द अदर वन। इन दिस रेफरेंस यू कैन नॉट, इफ यू सिलेक्ट दिस दैट यू आर रिजेक्टिंग दिस, दैट मीन्स इट मे नॉट बी एसेंशियल। जबकि अगर नॉन आइसो है तो एसेंशियल होगी। तो आपको ऑप्शन ये भी है, सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। उन्होंने ऑप्शन दिया एक ही करो, तो थोड़ी आपकी मर्जी है उसकी चलेगी एक ही करो। हमारे पास बबल है, बबल करेंगे, आपको चेक करना, आप करना चेक, इजंट इट? तो इस तरह क्वेश्चन में कभी भी मैथ्स जो क्वेश्चन, अगर वो 100% दिस इंप्लाइज दिस और नॉट, मैं सिंपल एक चीज कह रहा हूं, अगर जो कहानी है ना उसके आगे जो ऑप्शन के आगे ये इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है, ये दोनों आंसर हैं। अगर ये इंप्लाई कर रहा है तो इसमें है, ये है मेरे पास, जो इंप्लाई कर रहा है ये भी, जो इंप्लाई कर रहा है ये भी। नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं दिया होता, कुछ और कंडीशन देते तो समझ में आता। फंक्शन नहीं दिया होता तो कुछ तो समझ में आ रहा होता, तो फिर ये। लेकिन अगर ये दोनों इंप्लाई तो दोनों आंसर होंगे, ये उनको तय करने दो कि उन्होंने सिंगल कट में क्यों डाला इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप हमेशा क्वेश्चंस की जो ऑप्शंस होते हैं वो उन्हें इंडिपेंडेंट माना जाता है, और क्वेश्चंस को भी क्वेश्चन पेपर में इंडिपेंडेंट माना जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है ना, वो यही है, द आइटम्स आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट। आइटम मीन्स क्वेश्चंस को बोलते हैं, और उनके जो ऑप्शंस है उनको सब आइटम बोलते हैं। एंड सब आइटम आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। अगर और फिर जज होता है इनके ऊपर कि किसी क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ आइटम ऐसे हैं जो बाकी पर डिपेंड कर रहे हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन, उनको अलग किया जाता है और फिर मेरिट बनाई जाती है। सारा कुछ स्टडी होता है आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में। IRT इज अ मॉडर्न वेरी गुड टेक्निक फॉर असेसमेंट, जहां से टीचर्स पे और मैनेजमेंट पे क्वेश्चन उठाया जाता है कि वेदर योर क्वेश्चन पेपर डिजर्व टू बी आस्क्ड इन द टेस्ट और नॉट, बिकॉज योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई और रैंक स्टूडेंट्स, एंड देन दिस टेस्ट इज गुड इनफ टू असेस कि जो आपने रैंक 1 to 10 दिया हुआ है ये सही है। इट डजंट हैव एनी डिक्रिपेंसी और पार्शियलिटी और एम्बिगिटी, ये तो नहीं है उसमें। तो इसके ऊपर काम करते हैं और उसमें ये स्टैंडर्ड है आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में। ये समझ रहे मेरी बात ना? तो ये आप इस पर कभी परेशान मत होना। आपको लग रहा है ये आंसर है तो है फिर वो, और वही टिक करके रैंडम दोनों में से कोई भी एक टिक कर दो, दोनों टिक कर दो, अब आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं है तो ये तो होगा ही होगा ना। अब आते हैं यहां से सिंगुलरिटीज एट इन्फिनिटी। तो नॉन आइसो कैसी होगी? एसेंशियल होगी हमेशा। ठीक है, अजीब बात तो ये है, बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ के आए हैं, वो अपने आप वही सेंटेंस फिल करेंगे। देखना, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, ये स्टेटमेंट, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज पढ़ा है कॉम्प्लेक्स में कभी स्टेटमेंट? लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इज एसेंशियल सिंगुलरिटी, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियलिटी। बट लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज की जगह देखिए वहां पर बुक्स में लिखा मिल जाएगा, बट ऊपर लिखता है वो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज लिखता है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ऐसा नहीं है, वो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज है वो एसेंशियल है। आइसो नॉन आइसो तो अलग से मामला आता है ना, उसकी नेबरहुड सिंगुलरिटी है। कोई जीरोज का लिमिट पॉइंट है, कहां गारंटी है कि उस सिंगुलरिटी का नहीं है, और वो सिंगुलरिटी लिमिट पॉइंट बन गया तो नॉन आइसो। tan 1/z sin 1/z अपॉन cos 1/z, इसको कहां दिक्कत है? एक तो जीरो हो गया, वो अलग कर दिया, और जहां ये पूरा जीरो हो गया,
है ना, पाई 2, है ना, मिल गई सिंगुलरिटी सारी, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये कहां जीरो हो रहा ऊपर वाला 1/n पाई पे, वहीं ये जीरो होगा, उसका लिमिट पॉइंट 0, और ये सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट एस प्राइम क्या आया 0, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटीज। तो ये कैसी सिंगुलरिटी होगी, नॉन आइसो, बट ये लिमिट पॉइंट जीरोस का भी तो है, नहीं है। मतलब पोल्स और रिमूवल, पोल्स का लिमिट पॉइंट और जीरो लिमिट पॉइंट बात कर रहे हो? नहीं, आइसोलेटेड एसेंशियल डिफाइन किया, तो वो भी अगर वो ये दोनों तो वो एसेंशियल है वो, और फिर हाँ एसेंशियल इज इंडिपेंडेंट अमॉन्ग आइसोलेटेड भी एसेंशियल हो सकती है। एक्चुअली हम रिमूवल पोल ही बात कर रहे थे, जब ये दो नहीं निकले तो उसको डाल देंगे एसेंशियल में, और जो नॉन आइसोलेटेड उसको भी डाल देंगे हम लोग एसेंशियल में। तो अगर देखा जाए तो जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है वो 3 तरह की है, और नॉन आइसोलेटेड एक ही तरह की है। मेरे पास 3 क्लासेस है ना, रिमूवल, पोल और एसेंशियल। तो रिमूवल और पोल जो ये हमेशा आइसो में जाएंगे, एसेंशियल दोनों जगह जा सकती है। एसेंशियल डिपेंड करेगा उसको लिमिट पॉइंट है सिंगुलरिटी का कि नहीं है। कोई भी सिंगुलरिटी अगर रिमूवल नहीं है, पोल नहीं है, अब वो लिमिट पॉइंट है सिंगुलरिटी का नहीं है। अगर लिमिट पॉइंट है सिंगुलरिटी का तो नॉन आइसोलेटेड, और नहीं है तो आइसोलेटेड, और दोनों केस में रहेगा क्या वो एसेंशियल। नहीं, जैसे यहां पर 0 सिंगुलरिटी से लिमिट पॉइंट है, इसलिए क्या हो गया, ये नॉन आइसोलेटेड, और पोल और रिमूवल हो नहीं सकता, तो क्या रहेगा एसेंशियल। तो एक टोपोलॉजी है और एक करेक्टर है, तो दोनों तरह देखना हमको ना। जब टोपोलॉजी देखते उसके नेबरहुड दूसरा पॉइंट नंबर है कि नहीं है, जब करेक्टर देखते तो वो रिमूवल है कि पोल है, लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट के लिए उसके नेबरहुड में चाहिए ना हमको, या पोल के लिए वो इन्फिनिटी चाहिए हमको, तो वो जब नहीं हो रहा इट मींस एसेंशियल। ये तो कॉन्सेप्ट है ही, और मुझे लगता नहीं इसमें कोई इशू आता है। क्लियर है?